हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके फेवरेट कपल का एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम लड़की लुआन को देखते हैं जिसकी फैमिली जबरदस्ती उसकी शादी करवा रही थी। लुआन भागने की कोशिश करती है जब उसके पेरेंट्स उसको जबरदस्ती पकड़कर उस तरफ लाने लगते हैं जहां पर उसकी शादी होनी थी। लुआन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी शादी, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी और जब मैं मना कर चुकी हूँ तो आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं और ऐसे जबरदस्ती मेरी शादी किसी पिग फार्मर से नहीं करवा सकते हैं। लुआन की सिस्टर लियो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें शादी तो करनी होगी। अब लुआन जो कि खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, वो खुद को छुड़ाकर भागती है लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और तभी उसकी स्टेप मदर उसको पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती हैं तो उनके हाथ से उसको धक्का लग जाता है और तभी वो नीचे जाकर गिरती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। लुआन की स्टेप मदर जैसे ही उसके करीब आती है और उसको चेक करती है तो चीखने लगती है, मर गई, ये तो मर गई, अब मैं क्या करूँगी, क्या मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में लुआन आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है और उसको देखकर तो उसके स्टेप मदर चीखने लगती है, भूत भूत आ गया, इसमें भूत आ गया। और लुआन के फादर, उसके स्टेप सिस्टर और वहाँ पर खड़े सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो उससे डर रहे थे। उन सबको यही लग रहा था कि लुआन मर चुकी थी और अब उसमें भूत आ चुका है। लुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि आज 11 सितंबर 1985 है। लुआन उठकर खड़ी होती है, आसपास देखती है और कहती है कि मैं खुद पर रिलाई करती हूँ, लेकिन जैसे ही उस बात पर गौर करती है तो अपने ड्रेस की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या हो गया, मैं 80s में आ चुकी हूँ। लुआन को चीखता हुआ देखकर उसके स्टेप मदर आगे आती है और कहती हैं, ओह तो तुम मरने का प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन अब तो तुम उठ गई हो तो तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसी है और अगर तुम्हारी सिस्टर नहीं चाहती है कि वो उस पिग फार्मर से शादी करे तो उसकी जगह तुम्हें करनी होगी। इतने साल हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें खाना दिया है, इसका हमें ये सिला तो नहीं मिलेगा ना कि तुम इनकार कर दो। हमारी काइंडनेस का बदला तो तुम्हें देना होगा लुआन। जिस पर लुआन गुस्से से अपने स्टेप सिस्टर को देखते हुए कहती है, ओ आप लोग कितने चालाक हैं। अपनी सकी बेटी को बचाने के लिए आप अपनी सौतेली बेटी को बलि का बकरा बनाने वाली हैं। मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगी। यहाँ मजाक थोड़ी चल रहा है कि अगर आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती तो उसकी जगह मुझे शादी करनी पड़ेगी, जबकि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या। और तभी उसके स्टेप मदर कहती हैं कि मेरे सामने ये ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ड्रामों में आने वाली नहीं हूँ। अब वो लुआन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि लुआन उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, आंटी ये लॉस के खिलाफ है, आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती और अपनी स्टेप मदर को धक्का दे देती है। तभी लियो अपनी मदर की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि आप लुआन पर गुस्सा मत करें, वो मेरी सिस्टर है और उस पर ऐसे गुस्सा करेंगी तो क्या वो आपकी बात मान जाएगी। वो सिर्फ गुस्से में है इसीलिए आपसे ऐसे बात कर रही है, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। लियो लुआन के करीब आ जाती है और सबके सामने ड्रामा करते हुए कहती है, सिस्टर अगर आपका गुस्सा थप्पड़ मारने से कम हो जाएगा तो ठीक है, आप मुझे थप्पड़ मार लें। लुआन गुस्से से उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन एक थप्पड़ मारने से मेरा दिल नहीं भरेगा। और लियो वो तो बेचारी अभी तक किसी बात पर शॉक हो गई थी कि लुआन ने उसे थप्पड़ मार दिया है क्योंकि वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लुआन उसे थप्पड़ मारेगी। स्टेप मदर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। जिस पर लुआन कहती है, मैंने क्या किया, इसी ने मुझे बोला कि थप्पड़ मारो। लियो की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी और तभी लुआन कहती है, हाँ हाँ बोलो, तुमने नहीं कहा था मुझे थप्पड़ मारने के लिए क्या। अब लियो तो बहुत ज्यादा रोने लगती है जब लियो के फादर कहते हैं कि लुआन तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे लियो को थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करूंगा। तुम अब बगावत कर रही हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम्हें हमारी बात माननी होगी। मैं तुम्हें बता दूं कि 5000 युआन वो बंदा हमें पहले ही दे चुका है, इसीलिए ये शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब बताओ तुम शादी करोगी या नहीं। और फिर वो सारे आदमियों को बुलाते हुए कहता है कि इसको बग्गी में बिठाओ, ये शादी करेगी। इतने में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड हान हीरो की चाल चलते हुए वहाँ पर आता है और कहता है, रुक जाओ,
वो लुएन के करीब आता है और अपने रुमाल से उसकी चोट को साफ करते हुए कहता है, अगर ये शादी नहीं करना चाहती है तो इसके साथ जबरदस्ती मत करो। फिर वो लुएन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो ना में सर हिलाती है और वो तो हान को देखती ही रह गई थी। हान कहता है, जो पैसे मैं आप लोगों को दे चुका हूँ वो भी मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन मैं इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। और तभी लुएन सोचने लगती है, 5,000 युआन तो 2004 में 500,000 युआन के इक्वल हैं। ये शख्स इतना ज्यादा अमीर है क्या? और ये तो पैसे भी वापस नहीं ले रहा। ये तो अच्छा बंदा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे नो नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। हान वहाँ से जाने ही वाला होता है जब लुएन चीखती है, किसने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ? मैं शादी करूँगी और तुमसे ही करूँगी। और जल्दी से जाकर वो डोली में बैठ जाती है और कहती है, चलो हनी घर चलते हैं, देर हो रही है ना, मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। हान स्माइल करता है, जिसके बाद वो लुएन से शादी कर लेता है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वो लुएन को लेकर अपने घर आता है और कहता है, तुम घर जाओ। लुएन जैसे ही घर की तरफ देखती है तो कहती है, तुम गलत जगह आ गई हो क्या? तुम अपने घर को नहीं पहचानते हो? तुम तो सिर्फ एक पिग फार्मर हो, तो तुम्हारा घर इतना ज्यादा बड़ा कैसे है? इतना लग्जरियस हाउस तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? तभी हान का फ्रेंड कहता है, सिस्टर इन लॉ मेरी बात सुने, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दिन शॉपिंग मॉल में जो भी हमारा फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है और इस पिग फार्म के बिजनेस से हम मिलियनियर बन चुके हैं। क्या आपको नहीं पता है? आपको क्या लगता है कि कोई पिग फार्मर है तो वो पुअर ही होगा? जिस पर लुएन कहती है, मिलियनियर। और हान स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ और मैं तुम्हें सफर करता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। जिस पर लुएन कहती है, मुझे तुमसे कोई भी गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं है। और सोचती है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम मिलियनियर हो तो इसका मतलब है कि तुम एक CEO हो जिसकी नेट वर्थ 100 मिलियन है। लगता है मैंने तुमसे बात करते हुए ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच लिया था। सॉरी, मैं गलत सोच रही थी ना। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। जिस पर हान कुछ पैसे निकालते हुए उसको पकड़ाते हुए कहता है कि 500 युआन है, तुम जो भी बाय करना चाहती हो जाकर कर सकती हो। फिर वो कहता है कि मुझे पिग्स को देखने के लिए फैक्ट्री जाना है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और ये कहकर हान तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लुएन इतने सारे पैसों को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, इतने सारे पैसे ये तुमने कहाँ छुपा कर रखे थे? कोई तुमसे छीन कर नहीं ले जाता है क्या? और तभी वो हान की तरफ मुड़ते हुए कहती है, टेक केयर हस्बैंड, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हान उसको बाय बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। लुएन वहाँ से घर के अंदर आ जाती है और शॉवर लेकर अपना ड्रेस चेंज करने के बाद वो पूरे घर को देखने लगती है। सबसे पहले वो भागते हुए टीवी के पास जाती है और कहती है, टीवी, यहाँ पर टीवी भी है। उसके बाद वो रेडियो के पास जाते हुए कहती है, वाओ रेडियो। फिर वो स्विंग मशीन की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो सब कुछ है, मैं अपनी लाइफ में अब बिल्कुल भी सफर नहीं करूंगी, अब तो जिंदगी में सिर्फ इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। अब हंसते हुए वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद सामने पड़े मिरर को देखते हुए जल्दी से अपना चेहरा उसमें देखती है और कहती है, मेरी स्किन काफी ज्यादा रफ हो गई है ना? क्या 80s में कोई अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं होता था जो मैं यहाँ पर यूज कर सकूं? वो भी ये सोच रही थी कि तभी टेबल पर एक क्रीम आ जाती है, जिसको देखकर लुएन शॉक होते हुए कहती है, ये क्रीम, ये तो मैं रोज यूज करती हूँ, ये यहाँ पर मेरे साथ आ गई। तभी कहती है, नहीं रुको, ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना ब्रांड है, शायद 100 साल पुराना ब्रांड। और हाँ, 1980s में तो ये होगा ना। जो क्रीम मैं यूज करती हूँ वो तो अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन 1980s में भी लोग ये क्रीम यूज करते थे। अब तो मुझे एंटी एजिंग की और रिंकल्स की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यूज करके मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करूंगी और मैं इतनी ज्यादा प्यारी बन जाऊंगी कि कुछ ही देर में मेरी किस्मत भी चमक जाएगी, जैसे मेरा फेस चमक रहा है, और मैं रिंकल फ्री लाइफ गुजारूंगी। हाय, मजा आ जाएगा। वो भी खुद से बातें करते हुए खुशी हो रही थी कि तभी हान डोर खोलते हुए घर के अंदर एंटर होता है और कहता है, वाइफ मैं घर आ गया। लुआन उठकर बैठती है और कहती है, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। और हान उसकी तरफ देखते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और फिर वो लुआन से कहता है कि तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है, ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। लुआन हैरानी से खुद की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और फिर खड़े होते हुए कहती है, ये रिवीलिंग ड्रेस तो नहीं है, अपने घर में तो मैं अपनी मर्जी का कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ। लेकिन तभी हान भागते हुए जाता है और उसके गिफ्ट टॉवल को बांध देता है।
और फिर वो लुएन से कहता है कि घर पर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो, समझी तुम। और तभी वो लुएन के काफी ज्यादा करीब चला जाता है जब लुएन हान को काफी गौर से देखने लगती है और हान भी उसकी आंखों में देखने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों को इस बात का एहसास होता है तो वो दोनों पीछे हटते हैं और अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए हान कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, वैसे आज हमारी शादी हुई है तो क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर खाना खाएं। चलो किसी इंटरनेशनल होटल में चलते हैं अच्छा खाना खाने के लिए। लुएन भी इसके लिए मान जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ चुके थे। वो दोनों एक पीसफुल प्लेस को देखकर कॉर्नर टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी हान उसको मेन्यू देते हुए कहता है, वाइफ बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी। लुएन जल्दी से मेन्यू पकड़ती है और हान को डिशेस गिनवाने लगती है, लेकिन तब भी उसकी नजर डिशेस के प्राइसेस पर पड़ती है और कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है हान वो डिशेस लाने का ऑर्डर दे देता है। तभी लुएन की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और लियो कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो यहाँ पर आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। लियो हान की तरफ देखती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी जेब में तो 50 युआन भी नहीं होंगे और तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आ गए हो। और लियो की मदर उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और उसके बाद वो लुएन की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हमें और खुद को यहाँ पर बैठकर एम्बेरस करने की जरूरत नहीं है। अब लुएन का तो यहाँ पर अपनी फैमिली को देखते ही मूड खराब हो चुका था और तभी वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है कि इन लोगों को बार बार मुझे देखना पड़ता है और देखो तो सही ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो हान की तरफ देखते हुए कहती है, हस्बैंड इनको कुछ गोल्ड कॉइन्स दे दो ताकि इनकी आंखें अंधी हो जाएं और ये कुछ बोल ना सके। ये सुनकर लियो और उसकी स्टेप मदर हंसने लगती है। तभी हान कहता है कि हाँ मैं अभी देता हूँ, लेकिन वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है और लुएन कहती है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो, अभी तुम सबकी हंसी बंद हो जाएगी। लेकिन हान परेशान होते हुए कहता है कि मैं तो पैसे लाना ही भूल गया हूँ। और लियो हंसते हुए कहती है, तुम पैसे लाना भूल गए हो या फिर तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं और यहाँ पर बैठे झूठ बोल रहे हो। तुम एक पुअर पिग फार्मर हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, बड़े आए तुमने तो शादी करने के लिए भी 5000 युआन दिए थे और उस 5000 युआन से मुझे लगता है तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर सकती थी, अब तुम पैसे कहाँ से लाओगे। लेकिन लुएन हान को चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि वो खुद भी उनको बर्दाश्त कर रही थी। अब लियो जो कि उनका इतना मजाक उड़ाती है उसके बाद बोलती है, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ और मैं सब कुछ मुंह पर बोल देती हूँ। लुएन कहती है, ओ तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और स्ट्रेट बात कर देती हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे मुंह में जो आए वो तुम बक देती हो। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे अफोर्ड कर सकती हो। जिस पर लियो कहती है कि यहाँ पर मैं टॉयलेट इंचार्ज हूँ और तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, तुम मुझसे कैसे बात कर सकती हो। लेकिन तुम इतनी ज्यादा जिद्दी हो कि फिर भी तुम जिद लगा कर बैठी हो क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पर बैठकर अपनी बेइज्जती करवानी है और साथ में अपने हस्बैंड की भी। निकल जाओ यहाँ से। जिस पर हान कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, बेशक मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठकर खाना खा सकता हूँ और कोई भी मुझे बाहर नहीं निकालेगा। और ये बात सुनते हुए तो लुएन भी हैरान होकर हान को देखती है और कहती है, क्या सच में। लियो हंसते हुए कहती है, तुम फ्री में खाना खाओगे, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, अभी देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। तभी वो मैनेजर को बुलाती है और मैनेजर जैसे ही आता है तो कहती है, इन दोनों पुअर लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, ये यहाँ पर बैठकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं और ये तो बिल भी नहीं दे सकते हैं, तो अच्छा होगा कि इनको बाहर निकाल दो वरना हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैनेजर जैसे ही हान की तरफ देखता है तो खुश होते हुए उसके पास आकर कहता है, डायरेक्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हान कहता है, हम यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे। लियो कहती है, क्या मतलब डायरेक्टर, ये कोई डायरेक्टर नहीं है, ये पुअर पिग फार्मर है, तुम इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो, ये डायरेक्टर कैसे हो सकता है। तभी मैनेजर बताता है कि सर हमारे रेस्टोरेंट में मेड सप्लाई करते हैं और ये तो बहुत बड़े सप्लायर हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हमारा रेस्टोरेंट तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और ये इनके पास तो इतना पैसा है कि ये किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये यहाँ पर आए हैं। अब लियो से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहती है, मदर ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और मैनेजर हान से कहता है कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। हान उसको बताता है और तभी लुएन कहती है, एक बात सुनिए,
मैं खाना नहीं खा पाऊंगी जब तक ये लोग मेरे सर पर खड़े रहेंगे, तो प्लीज आप इनको यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं क्या? मैनेजर वहाँ पर वेटर्स को बुलाता है और धक्के देकर उन तीनों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है और लुएन हंसते हुए उन्हें बाय बाय करती है और फिर वो हान के साथ डिनर करने के बाद अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हान के साथ कपड़े धो रही थी। अब वो मुड़ते हुए हान को देखती है जो कि अपना चेहरा धो रहा था और उसको देखते हुए कहती है कि इसकी बॉडी कितनी प्यारी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड ऐसे ड्रेस में इतना ज्यादा प्यारा लगेगा। तभी हान लुएन के करीब आता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। जिस पर लुएन अपने नाक को साफ करते हुए कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, वो गर्मी ज्यादा है ना तो इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। वो भी एक दूसरे की आंखों में गुम ही थे कि तभी वहाँ पर भागते हुए वैंग आ जाती है। तो लुएन जल्दी से हान को कवर करते हुए कहती है मेरे हस्बैंड को देखने की कोशिश भी मत करना। वैंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि मेरा नाम वैंग है और मैं हान की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हूँ। हान वैंग को घर के अंदर तो ले आता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुएन और वैंग के दरमियान एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से खार खा रही थी। कुछ ही देर में हान लुएन के लिए पानी लेकर आता है और कहता है ये लो पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना। जिस पर लुएन पानी पकड़ते हुए उसे थैंक्स बोलती है और वैंग कहती है तुम्हें जरा भी काम नहीं आता है क्या? अपने हस्बैंड से तुम काम कैसे करवा सकती हो? वो तुम्हें पानी ला कर दे रहा है। तुमने शादी की है ताकि तुम हान की खिदमत कर सको और तुम इससे अपनी खिदमत करवा रही हो। और तभी हान लुएन के कंधों की मसाज करते हुए कहता है कि मैं इससे 10 दफा शादी कर सकता हूँ ताकि ये खुश रहे, ना कि मैं। और लुएन खुश होते हुए कहती है मेरा हस्बैंड तो सब कुछ एडवांस में सोच कर रखता है। और तभी वैंग कहती है कि मैंने सुना है कि सिस्टर इन लॉ सिटी से है और वो यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती हैं और मुझे तो ये भी लगता है कि वो यहाँ पर एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि सिटी में रहने वाले लोग कभी भी कंट्री साइड में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जरा इनके स्किन को तो देखो कितनी ज्यादा प्यारी है, ये यहाँ की हार्डशिप्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, हान एक ऐसी लड़की डिजर्व करता है जो कि कंट्री साइड में रहती हो, यहाँ के पेन को वो इंडोर कर सकती हो और डाउन टू अर्थ हो। अब वैंग अपनी तरफ इशारा करने लगती है। तभी लुएन कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, जबकि यहाँ पर सब कुछ है जो कि मुझे चाहिए, सारी लग्जरियस चीजें तो है यहाँ पर। वैंग कहती है कि तुम किस खुशफहमियों में जी रही हो, अगर हमें किसी फैमिली का ख्याल रखना है तो उसके लिए हमें पहले सफर करना पड़ता है और फिर जाकर हमें उसका सिला मिलता है। और लुएन कहती है मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई सफर करे तभी जाकर उसे उसका सिला मिले। जरूरी नहीं कि जो सफर कर रहा है वो उसे सिला भी मिल जाए, वो हमेशा सफर भी करता है। और जो स्वीट होते हैं वो हमेशा स्वीट रहते हैं। जिसके बाद वो हान को हक कर लेती है और वैंग तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। और तभी वैंग जल्दी से खड़ी होती है, कहती है हान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, ये वेजिटेबल्स हैं जो कि मैं माउंटेन से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ स्पेशली। और लुएन जो कि उन वेजिटेबल्स को बड़े ही गौर से देख रही थी, वैंग उसको देखते हुए कहती है कि इन वेजिटेबल्स को तुम नहीं खा सकती हो, इनको वही खा सकता है जो कि इनको पाने के लिए मेहनत करे। लुएन कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इन वेजिटेबल्स को इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि आज हम मीट खाने वाले हैं, वेजिटेबल्स नहीं। और जैसे ही वो पोर्क वैंग को दिखाती है तो वैंग कहती है ये पोर्क तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम लोग ये कैसे अफोर्ड कर सकते हो? इसका मतलब है कि लुएन तुम बहुत ज्यादा पैसे जाया करने वाली औरत हो, तुम तो बहुत जल्द हान को कंगाल कर दोगी। अब लुएन उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो पोर्क खाने ही वाली होती है कि वैंग कहती है देखो जरा, खुद खाना खा रही है और अपने हस्बैंड को पूछ भी नहीं रही है, तुम्हें अपने हस्बैंड को तो पहले पूछना चाहिए था। हान कहता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो मेरी परमिशन से खा रही है और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि हम रोज भी ये पोर्क अफोर्ड कर सकते हैं। जिसके बाद हान लुएन को वो पोर्क खिलाने लगता है और लुएन वैंग को जेलस फील करवाते हुए उसे खाने लगती है। अब लुएन और हान ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं और जब वहाँ से अपनी बाइसाइकिल पर वापस आते हैं तो वैंग कहती है लुएन तुम सिटी से आई हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता ये सारी चीजें उठा कर लाते हैं, तुम्हारी वजह से हान ने इतने सारे पैसे जाया कर दिए इस बाइसाइकिल को खरीदने पर। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी भी इतने ज्यादा पैसे जाया ना करती, बल्कि सब कुछ खुद उठा कर लेकर आती। तुम किसी काम की नहीं हो लुएन, और मैं साइकिल को रोज धोती भी, खुद साफ करती और चमका कर रखती। तभी लुएन उसके करीब आते हुए कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती हो वैंग, तो चलो ठीक है इन राइस के बैग को उठा कर दिखाओ।
वैंग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ जाती है और कहती है साइड पर हो जाओ सारे, अभी मैं इस राइस के बैग को उठाकर दिखाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि हार्ड वर्क करना कैसा होता है। वैंग उस बैग को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो भारी था इसीलिए उसको नहीं उठा पाती है और फिर अपनी पूरी फोर्स को लगाते हुए उस बैग को तो उठा लेती है लेकिन घूमते घूमते जाकर दोबारा जमीन पर गिर जाती है और फिर चीखते हुए कहती है मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। और तभी हान उसके करीब आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वैंग कहती है नहीं मुझे चोट लग गई है। और हान कहता है मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं, मैं बैग ऑफ राइस को कह रहा था कि क्या वो ठीक है या फट तो नहीं गया। लुअन उसकी बात पर हंसती है और तभी हान वहाँ पर आते हुए कहता है कि चलो वाइफ घर वापस चलते हैं और वो घर की तरफ जाने लगते हैं। जब लुअन कहती है कि हान तुम गलतियाँ ढूंढने में बहुत अच्छे हो और हान कहता है कौन सी गलतियाँ, तो लुअन कहती है घर चलो मैं तुम्हें रात में बताऊंगी। अब वैंग गुस्से से खड़ी होती है और कहती है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो लेकिन हाँ मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। लेकिन जैसे ही चलने लगती है तो कहती है आयु मुझे पेन हो रहा है। अब शाम में हम देखते हैं कि हान के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि हम हान की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और तभी लुअन उनको देखते हुए कहती है कि तुमने कहा कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हो तो फिर कोई गिफ्ट लेकर क्यों नहीं आए हो, खाली हाथ कौन आता है। और हान अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहता है सुना तुमने क्या कहा है, इसने कुछ लेकर क्यों नहीं आए हो। कोई बात नहीं अगली बार जब आना तो कुछ लेकर आना, जिस पर लुअन कहती है बिल्कुल ठीक कहा है। और तभी उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वाह सिस्टर इन लॉ के आने से सब कुछ कितना अच्छा हो गया है ना। हान तो इतना ज्यादा बिजी रहता था कि उसे अपना भी ध्यान नहीं रहता था लेकिन लुअन ने आकर तो सारा काम संभाल लिया है और देखो कपड़े कितनी अच्छी तरह धोकर सुखाए हैं। अभी वो लुअन की तारीफ कर ही रहे थे कि वहीं पर वैंग आ जाती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि इसने खुद से धोए हैं, इसने खुद से नहीं धोए हैं, इसने वॉशिंग मशीन का यूज किया है और आपको पता है कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इतना ज्यादा बिल आता है। इस लड़की को तो चीजों की बिल्कुल भी कदर नहीं है, ये वाटर और बिजली दोनों चीजें जाया कर रही है। अगर इसकी जगह मैं होती तो रिवर साइड पर लेकर जाती और ये कपड़े अपने हाथ से धोकर लाती। और उसके बाद सुनते हुए लुअन कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ मिल रहा है और तभी मैं खुद को सफर करने के लिए छोड़ दूँ। जिसके बाद लुअन भागते हुए अपने घर के अंदर जाती है और वही क्रीम लाकर उन सबको देते हुए कहती है कि ये आप सबके लिए गिफ्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके सारे इफेक्टिवनेस उनको गिनवाने लगती है। वो सब भी उस क्रीम की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद वो लुअन को थैंक्स बोलते हैं और वैंग कहती है पता नहीं हर बार ये इतनी ज्यादा लकी क्यों होती है और मुझसे जीत कैसे जाती है ये। और लुअन कहती है तुम लोग यहीं पर बैठकर बातें करो, मैं जाकर क्रैब्स लेकर आती हूँ, मैंने तुम लोगों के लिए क्रैब्स बनाए हैं। लुअन भागते हुए किचन में जाती है और जाकर जैसे ही फ्रिज खोलकर वो क्रैब्स निकालने वाली होती है तो देखती है कि उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। लुअन हैरान होते हुए सोचती है कि ये इतनी ज्यादा स्मेल क्यों आ रही है। जब वैंग वहाँ पर आती है और कहती है तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो, तुम तो चीजों को फ्रिज में रखकर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रही थी, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी की तार ही काट दी ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही ना आए। और देखो अब ये डिश खराब हो गई, अब हान का बहुत ज्यादा बिल बच जाएगा और हाँ तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत से भी उसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में हान और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और हान कहता है कि लुअन क्या हुआ है, जिस पर लुअन कहती है कि इससे भी पूछो इसने क्या किया है। वह खुश होते हुए कहती है कि तुम लोग क्रैब्स नहीं खा सकते हो क्योंकि इसकी बेवकूफी की वजह से ये सारे के सारे खराब हो चुके हैं। लुअन गुस्से से वैंग की तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि तभी हान का फ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं है सिस्टर इन लॉ, अगर क्रैब्स नहीं है तो हम खाना नहीं खाएंगे, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और लुअन कहती है फिक्र मत करो, तुम लोग बाहर जाकर बातें करो, मैं अभी कुछ मजे का बना कर लाती हूँ, तुम लोग खाना तो जरूर खाओगे, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को अपने हाथ का जादू। जिसके बाद वो अपने किचन में खड़े होकर कुकिंग करने लगती है और कुछ देर के बाद वो डिशेस लेकर बाहर जाती है। वो सबको ट्राई करने के लिए बोलती है और जैसे ही सब उस डिश को ट्राई करते हैं तो कहते हैं वाह ये तो बहुत मजे की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्रैब्स ही बने हैं। और लुअन बताती है कि इस डिश का नाम क्रैब राइस है। अब वैंग से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है कि सब लुअन की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए कहती है इसमें मजे वाली क्या बात है, इसने मजे की डिश बना दी तो क्या हुआ, इसमें इतने सारे एग्स इसने जाया कर दिए, इसे तो ये भी नहीं पता है कि कम पैसों में जिंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या घर संभालेगी ये, इसे तो हर चीज को बस वेस्ट करना आता है। हाँ मानो ना मानो तुम्हारी बीवी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मुझे तो लगता है कि हमें इसे जेल में डाल देना चाहिए जितनी ये चीजें वेस्ट करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता
आता है और कहता है कि जेल तो तुम जाओगी। वैंग हैरान होते हुए कहती है कि मैं जेल क्यों जाऊंगी, आपका दिमाग ठीक है। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मेरा दिमाग तो ठीक है लेकिन तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाना पड़ेगा। हमें किसी ने रिपोर्ट दी है कि कल रात तुमने सारे विलेज की बिजली ही काट दी है। लुएन तो ये सब कुछ एंजॉय भी कर रही थी और हैरान भी हो रही थी और तभी वैंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ इनके घर की बिजली काटी थी, सारे विलेज की कैसे कट सकती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुमने बिजली की तारों के साथ छेड़खानी की है और बाहर पब्लिक सिक्योरिटी कॉमरेड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जेल चलते हैं क्योंकि तुम्हें अपने असली ठिकाने पर अब जाना ही होगा। और तभी लुएन वैंग की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें हमेशा हार्डशिप्स झेलनी थी ना, हार्डवर्क करना था, तो चलो जिंदगी में अब हार्डशिप्स आ गई हैं, जाकर झेलो हार्डशिप्स जेल में। शायद तुम इन्हीं हार्डशिप्स की बात कर रही थी जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी में स्वीटनेस आएगी, है ना वैंग। ऑफिसर्स वैंग को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और वैंग चीखने लगती है और तभी लुएन कहती है इसके तमाशे तो चलते रहेंगे, चलो हम खाना खाते हैं, इसके चक्कर में हमारा खाना भी ठंडा हो गया। कुछ दिनों के बाद हम लुएन को देखते हैं जो कि बैठी खाना खा रही थी और साथ में वो टीवी देखकर एंजॉय भी कर रही थी और तभी हान घर आता है और कहता है वाइफ मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आए हैं। जिस पर लुएन कहती है मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो। और तभी हान कहता है कि जिसने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है पैसों के लिए वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए अब आए हैं तुम्हें ढूंढते हुए। और हम लुएन की मदर को देखते हैं जो कि भागते हुए अंदर आती है और कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी बेटी को ऐसी जगह पर भेजे, मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म किया है इन लोगों ने। और लुएन तो अपने पेरेंट्स को देखते हुए ही शॉक रह जाती है। जब उसके पेरेंट्स घर के अंदर आते हैं तो वो भी शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि हान एक पुअर पिग फार्मर है। अब वो पूरे घर को देखने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर कितना बड़ा टीवी है, रेडियो भी है, स्विंग मशीन भी है, यहाँ पर तो सब कुछ है। तभी हान लुएन का हाथ पकड़ता है और उसके पेरेंट्स के पास ले जाते हुए बोलता है कि मॉम एंड डैड अब बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं हमेशा लुएन का ख्याल रखूंगा और मुझे हमेशा इस बात की फिक्र रहती है कि कभी वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। अब लुएन के फादर हंसते हुए कहते हैं कि शुक्र है तुम यहाँ पर खुश हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मदर को जब ये बात पता चली कि तुम यहाँ पर हो और किस हाल में हो तो वो तो भागती हुई यहाँ पर आ गई, यहाँ तक कि उसने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की। हान ये सुनते ही कहता है मॉम की आज बर्थडे है, जिस पर लुएन के फादर और उसकी मदर हाँ में सर हिलाते हैं। और तभी हान कहता है चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं, मैं आपको लेकर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पर मैं VIP रूम भी बुक करवा देता हूँ ताकि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें और हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे। अब वो सब रेडी होकर होटल जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले होटल का ओनर आकर हान से मिलता है, कहता है सर आप यहाँ पर कैसे। फिर वो लुएन की तरफ देखते हुए कहता है ये आपकी वाइफ है क्या, जिस पर लुएन हाँ में सर हिलाती है और फिर हान से कहती है कि आप लोग बातें करो, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर अंदर जा रही हूँ। होटल ओनर हान से कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पैसे दिए और यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करते तो पता नहीं आज मैं कहाँ पर होता, मैं तो बर्बाद हो चुका होता। और तभी हान कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज यहाँ पर काम की बात करने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ बल्कि अपनी मदर इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। जिस पर होटल ओनर कहता है सर क्या मजे की बात है कि आज मेरी शादी भी है और आपकी मदर इन लॉ की बर्थडे है। हान कहता है ओ तो आज तुम्हारी शादी है, तो चलो ठीक है फिर तुम अपनी शादी एंजॉय करो और मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम आज बिजी हो गए ना। जिस पर ली उसको रोकते हुए कहता है नहीं नहीं सर, आपके लिए मैं कैसे बिजी हो सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वो हान को लेकर अपने साथ अंदर जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम लुएन और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि होटल के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसे लुआन की मदर कहती है श्याओ आज तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने हमें इनवाइट भी नहीं किया और हमें बताया भी नहीं। जिसके बाद वो लुआन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती हैं कि ये तुम्हारी कजन है। जिस पर श्याओ कहती है कि मैं आपको क्यों बुलवाती, मैंने जानबूझकर आपको नहीं बुलाया था। लुआन की मदर कहती है कि अगर तुम हमें बता देती तो हम एनवेलप ले आते ना। और श्याओ कहती है कि 3 या 4 डॉलर देकर आप खाना खाकर चले जाते, वो भी फ्री में, इतना महंगा खाना है यहाँ का। और लुआन को उसकी बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो कहती है कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए ही आए हैं और खाना खाने के लिए हमें तुम्हारी शादी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लुआन की मदर कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करते हैं। और तभी श्याओ कहती है ओ तो ये आपकी बेटी है, वो बेटी जो कि गलती से कोई और ले गया था, है ना।
अच्छी बात है ये आपको मिल गई है, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी शादी हो चुकी है। मुझे बताओ तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। और उसकी बात सुनते हुए लुएन बड़ा ही प्राउड होते हुए उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड एक पिग फार्मर है। ये बात सुनते ही शाओ और उसकी मदर दोनों ही हंसने लगते हैं और शाओ की मदर कहती है कि तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हारा हस्बैंड एक पिग फार्मर है और इसमें इतना ज्यादा प्राउड होने की क्या जरूरत है? वो तो बहुत ज्यादा पुअर होगा ना। तुम्हारी फैमिली पहले ही इतने ज्यादा पुअर थी और अब तुमने दामाद भी इतना ज्यादा पुअर ढूंढ लिया है। मतलब तुमने सोच रखा है कि पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है। और शाओ कहती है अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कहीं से तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरी शादी हो रही है और मेरी शादी पर फ्री का खाना खाने के लिए आए हो तुम लोग। लुएन को उन पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाह रहा था वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है कोई बात नहीं लुएन, कंट्रोल। और फिर अपनी मदर और फादर से कहती है कि चले हम रूम नंबर 1 में चलते हैं, हमें इनसे बात करने की या इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। और शाओ और उसकी मदर जैसे ही रूम नंबर 1 का सुनते हैं तो कहते हैं वो तो प्राइवेट रूम है और VIP रूम है, तुम वहाँ पर कैसे जा सकती हो? यहाँ का एक दिन का रेंट 200 युआन है, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है वो पे करने की। और मेरे सन इन लॉ ने यहाँ पर वेडिंग फिक्स करवाई है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है और इतना ज्यादा पैसा पे किया है उसने अपनी शादी पर। लुएन की मदर कहती है कि बेटा ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था? हम किसी और जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर खाना खा लेंगे। लुएन अपनी मदर को कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी शाओ कहती है देखा आ गए ना औकात पर, अभी इन्हें पता चला होता कि ये खाना फ्री में है तो कैसे जल्दी जल्दी ठूस जाते ये इस खाने को। और तभी वो पीछे जाती है और वहाँ से एक टेबल उठा कर लाती है और फिर कहती है कि अगर तुम मुझे 5 युआन दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खाने दे सकती हूँ। लुएन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस टेबल को किक मारते हुए वो दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो शाओ को गुस्से से कहती है कि आज मेरी मदर की बर्थडे है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आएगा वो तुम बोलती जाओगी। मैं चुप सिर्फ अपनी मदर के लिए हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आज इतने खुशी के मौके पर मैं तुम्हें पीटूं। और शाओ कहती है कि तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो, और हाँ अगर तुम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आई हो तो तुम्हारी मदर के लिए तुम्हारे पास कोई गिफ्ट क्यों नहीं है? तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। क्या ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसे ही नहीं थे कि कोई गिफ्ट ले सकता वो तुम्हारी मदर के लिए? लुएन क्लॉक की तरफ देखती है और कहती है कि गिफ्ट्स यहाँ पर कुछ ही देर में आने ही वाले हैं। और तभी हम सर्वेंट्स की आवाजें सुनते हैं जो कि कहते हैं कि मैडम के गिफ्ट्स आ चुके हैं। उन गिफ्ट्स को देखते हुए वहाँ पर बैठे सारे ही मेहमान शॉक हो जाते हैं और शाओ और उसकी मदर के चेहरे का तो रंग ही उड़ चुका था और लुएन और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शाओ की मदर कहती है कि इतनी सारी चीजें तो हमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं है जो कि इसके हस्बैंड ने गिफ्ट के तौर पर भेजती हैं। और तभी लुएन कहती है क्या हुआ, क्या ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा या हजम नहीं हो रहा? और तभी वो अपनी क्रीम मंगवाती है और अपने पेरेंट्स को देते हुए कहती है कि ये मैंने रेडी की है और ये मेरे तरफ से आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। लुएन की मदर उसे खुश होते हुए थैंक्स बोलती हैं, लेकिन तभी शाओ आगे जाती है और वो क्रीम का पैकेट छीनते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा है? लुएन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर शाओ कहती है कि ब्रदर हान मेरे हस्बैंड के बॉस है और ये सब कुछ उन्होंने भेजा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है। तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा है तुम्हारे या तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री के ओनर ये सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि हमारा दिन अच्छा हो जाए। और फिर वो सर्वेंट्स को बोलती है कि जल्दी से ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास ले आओ। और तभी लुएन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सारी चीजों को हाथ लगाने की? तुम्हें किसने कह दिया कि ये सब कुछ तुम्हारा है? जिस पर शाओ कहती है कि ये सब कुछ मेरा ही है और हाँ तुम ये सब कुछ तो अफोर्ड कर भी नहीं सकती हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जिंदगी कैसे गुजारते हैं। कम पैसों में जिंदगी तुमने हमेशा गुजारी है तो जाहिर है तुम्हें कैसे पता होगा। अब वो आगे बढ़कर लुएन की मदर के हाथ से सारे गिफ्ट छीनने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? और हान के पीछे ही ली भागता हुआ आता है और आते ही शाओ को थप्पड़ मारते हुए कहता है बेवकूफ औरत, ये क्या कर दिया तुमने? शाओ उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम मुझे क्यों मार रहे हो? देखो वो हमारे गिफ्ट्स लेकर जा रही है, मेरे साथ उसे छीनने में मदद करो तुम। ली कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, वो सब मदर इन लॉ के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ छीनने की? और लुएन तो इस सारे शो को खड़े होकर एंजॉय कर रही थी। और तभी ली उन सबसे सॉरी करता है, कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे इसको पहले ही समझा देना चाहिए था। और शाओ अपनी मदर से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? ली से ज्यादा रिच ये कैसे हो सकता है? हाँ कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ या फिर नहीं? जिस पर शाओ कहती है ओह ये तो मेरी कजन है ना, मेरी रिलेटिव है, हम तो बस मजाक कर रहे थे।
वो जल्दी से लुएन से सॉरी कर लेती है, जिस पर लुएन हान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने इसकी अपॉलॉजी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की है। और तभी हान ली से कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और ली कहता है वाइफ? आपको किसने कहा ये मेरी वाइफ है? सर ये मेरी वाइफ नहीं है। और फिर श्याओ की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जिस पर श्याओ कहती है ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? आज हमारी शादी है ना। ली कहता है मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और तभी श्याओ अपनी मदर की तरफ देखती है और कहती है मम्मा मैं क्या करूँ? और उसकी मदर बैठकर रोने लगती है और कहती है ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है कि शादी वाले दिन ही इसने शादी करने से इनकार कर दिया। और लुएन कहती है मजा आ गया, ये शो तो काफी अच्छा था और इंटरेस्टिंग भी था, तो चलो अब शो तो खत्म हो चुका है तो हम जाकर अपना डिनर करते हैं। और वो अपने पेरेंट्स और हान के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे हम हान को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और उसके पीछे ही लुएन आती है और कहती है हस्बैंड रुक जाओ, तुम्हारी टायर खराब है। हान हंसता है और कहता है बिल्कुल तुम्हारी रिलेटिव्स की तरह। और लुएन कहती है ज्यादा मत बोलो, आज केटरिंग इंडस्ट्री की लीडर आ रही है इंस्पेक्शन के लिए, तो तुम्हें अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए ना। तुम अच्छे से रेडी होकर जाओगे तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। समझ गई ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? हान कहता है हाँ बस सब कुछ अच्छा हो जाए और हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाए तो उसके बाद मैं तुम्हें ढेर सारी गोल्ड चेन्स लेकर दूंगा। लुएन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हान को किस करने ही वाली होती है कि वहाँ पर साशा आ जाती है और कहती है हान हमें देर हो रही है ना, जल्दी चलो। हान लुएन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है और उसके बाद साशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये साशा है हमारी फैक्ट्री की अकाउंटेंट और आज यहाँ पर मिस्टर फू की लवर को यही रिसीव करने के लिए आई है। और ये बात सुनते हुए लुएन कहती है वाह तुम उनको रिसीव करने के लिए आई हो और उसको ग्रीट करती है। हान कहता है लुएन क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, ये काफी अच्छी बात हो जाएगी। जिस पर लुएन कहती है ऐसी बात है तो चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लुएन आगे बढ़ती है जब साशा गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसमें बैठने ही वाली होती है कि हान उसको रोक देता है और कहता है कि ये जगह मेरी वाइफ की है, तुम इसमें नहीं बैठ सकती हो। फ्रंट सीट पर बैठने का हक सिर्फ मेरी वाइफ का है। साशा कहती है लेकिन मुझे तो फ्रंट सीट पर बैठने की आदत है, इसीलिए फ्रंट सीट पर मैं ही बैठूंगी। और उसे देखकर लुएन कहती है देखो तो सही, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना और मैं यहाँ पर बैठूंगी। साशा कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और तभी हान गाड़ी की चाबी उसे पकड़ाते हुए कहता है ठीक है तुम्हें फ्रंट सीट पर बैठना है ना, तो ठीक है तुम ड्राइव कर लो, मैं अपनी वाइफ को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साशा वहाँ पर ड्राइव करती है जिसके बाद वो कहती है तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम हान की वाइफ बनने के काबिल ही नहीं थी। साशा ड्राइव करते हुए जैसे ही फैक्ट्री पहुँचती है तो वो भागते हुए हान के पास आती है और कहती है हान क्यों ना तुम अपनी वाइफ को ले जाओ मिस्टर फू की वाइफ को रिसीव करने के लिए, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं जा नहीं पाऊंगी। और तभी लुएन कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। हान कहता है कि ठीक है मैं मिस्टर फू से मिलने के लिए कंपनी में जा रहा हूँ और जैसे ही उनकी वाइफ आए तो उनको रिसीव कर लेना। और लुएन हाँ में सर हिलाती है और हान के जाने के बाद वो साशा को देखते हुए कहती है आखिर तुम करना क्या चाह रही हो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है, मुझे बताओ जरा। और साशा कहती है मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें पता है मैं ग्रेजुएट हूँ और वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से। देखना जैसे ही मिस्टर फू की वाइफ आएंगे तो वो हम दोनों को देखते ही पहचान जाएंगी कि हम दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंटेड है और फिर देखना तुम कैसे एम्बेरस होती हो और हम दोनों में से वो मुझे ही चूज करेंगी, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। लुएन उसे गौर से देखती है और उसके बाद उसके करीब जाते हुए कहती है साशा तुम जितनी ज्यादा स्टूपिड हो ना, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम किसी बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुकी हो, तुम तो किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रही हो। और तब साशा कहती है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे बारे में तुम ऐसा बोलो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ ये पोजीशन तुम मुझे दे दो क्योंकि फैक्ट्री में मुझे अच्छी पोजीशन चाहिए और तुम इसको डिजर्व नहीं करती हो। वैसे भी बाद में भी तुमने ये सब कुछ मुझे ही देना है। जिस पर लुएन कहती है कि तुम ट्राई करके देख लो कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं और तुम कहां तक मुझे हरा सकती हो। हम देखते हैं कुछ ही देर में वहां पर मिस फू आ जाती हैं और लुएन खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और तभी साशा आगे बढ़ते हुए उसको धक्का देती है और कहती है मैं इस फैक्ट्री की अकाउंटेंट हूँ, मुझे बताएं आप सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगी, मैं आपको ले चलती हूँ। मिस फू कहती है कि मुझे आज शाम के बैंक्वेट के लिए रेडी होना है तो सबसे पहले मैं किसी अच्छे सैलून में जाना चाहती हूँ।
लुआन कहती है कि यहाँ के कुछ अच्छे सैलून्स को मैं जानती हूँ, मैं आपको ले चलती हूँ। और तभी साशा कहती है तुम्हें कुछ पता भी है क्या? फिर वो मिस फू की तरफ मुड़ते हुए कहती है मैं आपको ले चलती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मिस फू तो इतनी ज्यादा रिच है, तो उन्हें तो एक्सपेंसिव चीजें पसंद होंगी ना। अब साशा मिस फू को अपने साथ लेकर जाती है, कहती है सबसे पहले मैं आपके बाल बना देती हूँ। और लुआन कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो साशा कहती है चुप करके बैठो। लुआन बोर हो रही थी और चुप करके उसकी सारी हरकतें देखने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि साशा की वजह से मिस फू के बालों में आग लग जाती है। लुआन जैसे ही चीखती है तो साशा जल्दी से मिस फू के ऊपर पानी गिरा देती है, जिससे मिस फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं ये थी तुम्हारी स्किल्स। अब लुआन भागते हुए मिस फू के पास जाती है और कहती है आप गुस्सा मत करें, मुझे बहुत ही अच्छे हेयर स्टाइल्स आते हैं, मैं आपका हेयर स्टाइल बना सकती हूँ, प्लीज मुझ पर एक दफा यकीन कर ले। मिस फू कहती है अगर तुमने मेरे बाल खराब किए तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी, जिस पर लुआन कहती है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आएगा, मैं आपके बालों के साथ कोई भी मजाक नहीं करूंगी। और मिस फू इसके लिए मान जाती है और दोबारा चेयर पर बैठ जाती है और लुआन उनकी हेयर स्टाइलिंग करने लगती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बना देती है, जो कि मिस फू को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मिस फू कहती है कि ऐसा हेयर कट तो आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और तभी लुआन कहती है अब कुछ मेकअप भी कर लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी क्रीम बाहर निकालती है और उसके सारे एडवांटेजेस उनको बताते हुए कहती है कि आप इसको यूज करेंगी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मिस फू कहती है कि मैंने ये प्रोडक्ट आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और तभी लुआन कहती है कि ये इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आप इसको यूज करेंगे तो आपको पसंद आएगा। मिस फू कुछ ही देर में खुश हो जाती है और लुआन सोचने लगती है कि शुक्र है बच गई, वरना आज तो इसने मरवा ही दिया था। मिस फू खुश होते हुए मिस्टर फू के पास जाती हैं और मिस्टर फू जैसे ही अपनी वाइफ को देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह मेरी वाइफ कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, मैं तो अपनी वाइफ को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। मिस फू खुश होते हुए बताती हैं कि ये सब कुछ लुआन की वजह से ही हुआ है और लुआन ने कहा है कि आज शाम में परफॉर्म करने के लिए ये डांस ट्रूप्स को भी बुलवा रही है। हान लुआन के करीब जाता है और कहता है तुम्हारे आइडियाज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जबकि साशा जेलस हो रही थी और कहती है मैं भी देखती हूँ कब तक तुम खुश होती हो, शाम में तुम्हारी स्माइल देखूंगी तुम्हारे फेस पर रहती है या नहीं। शाम में लुआन जैसे ही डांस ट्रूप्स को कॉल करती है तो वो कहते हैं कि हम तो किसी दूसरे टाउन में आ गए हैं, जिस पर लुआन कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो ट्रूप्स बोलते हैं कि इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, आपने ही हमें गलत एड्रेस दिया था। ये कहकर वो ट्रूप्स कॉल बंद कर देते हैं, जिसके बाद लुआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आती कि वो क्या करे और ये कैसे हुआ है। तभी साशा उसके पास आकर हंसने लगती है और लुआन कहती है ये तुमने किया है, जिस पर साशा कहती है कि अब डांस ट्रूप्स तो आएंगे नहीं, तो मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। देखो सबके सामने तुम्हारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है और ये कॉन्ट्रैक्ट तो गया तुम्हारे हाथ से। लुआन हंसते हुए साशा के करीब जाती है और कहती है तुम्हें लगता है कितनी छोटी सी बात से मैं परेशान हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होने वाला। जिसके बाद वो वहाँ से साइड पर जाती है और हान भी लुआन के करीब जाता है। लुआन हान से पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी फीमेल वर्कर्स हैं, जिस पर हान कहता है कि 7 या 8 हैं, लेकिन क्या हुआ है, क्या तुम जंग की तैयारियां करने वाली हो। जिस पर लुआन कहती है मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और देखना इस 10 मिनट में कैसे मैं उन्हें डांस सिखाती हूँ। जिसके बाद वो हान के वर्कर्स को ले जाती है और उनको डांस सिखाती है और फिर वो स्टेज पर सबके साथ परफॉर्म भी करती है और उसका डांस सबको इतना ज्यादा पसंद आता है कि सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और लुआन उन बाकी लड़कियों के साथ मिलकर वो भी डांस करने लगती हैं और सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जबकि साशा उसका तो मुंह खुले का खुला ही रह जाता है कि ये उसके साथ क्या हुआ। और साशा सोचती है कि हर बार ये मेरा प्लान फेल कैसे हो जाता है। और मिस्टर फू कहते हैं मिस्टर हान आपकी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने हमें इतना अच्छा वेलकम किया है और उसके बाद इतनी अच्छी सेरेमनी भी इन्होंने डिसाइड की है, इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स करने के बाद तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना बनता है ना। मिस्टर फू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और तभी मिस फू कहती हैं कि क्या हम यहाँ पर होटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि लुआन को उसके बॉस होना चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है मिस, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं तो हमेशा आपके ऑर्डर्स मानता हूँ। और लुआन वो तो ये सुनकर ही शॉक हो जाती है और फिर चीखते हुए कहती है मैं बॉस बन गई हान। वो खुशी से हान को हग करती है जब हान कहता है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बॉस क्या करते हैं। वो साशा की तरफ इशारा करता है जब लुआन उसकी बात समझते हुए साशा के करीब जाती है और कहती है यू आर फायर्ड। और साशा कहती है हैं
जिस पर लुएन कहती है तुम तो ग्रेजुएटेड हो ना, तो तुम्हें तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या बोला है। मैं तुम्हें इस कंपनी से दफा हो जाने के लिए बोल रही हूँ साशा। अब तो तुम्हें समझ आ गई है ना। जिस पर साशा रोते हुए वहीं पर गिर जाती है और लुएन हंसते हुए हान के पास आती है और आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ टाइम बाद हम लुएन को देखते हैं जो कि अपना होटल ओपन कर लेती है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस था और सभी लोग वहाँ पर ही आ रहे थे। तभी उसकी ओपोनेंट अपने हस्बैंड के साथ उस होटल में आती है और कहती है यहाँ देखो कितना ज्यादा रश है। मैं भी सोचूं कि हमारे होटल में कोई क्यों नहीं आ रहा है, सब लोग तो यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने सुना है कि इनकी ब्लैक डक की रेसिपी बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन हमें जानना होगा कि ये कैसे बनाते हैं। अब लुएन जो कि अकाउंटेंट की जगह पर खड़ी सबसे पैसे रिसीव कर रही थी, वो कहती है नेक्स्ट। तो लिली उसके सामने जाती है और वो लुएन को देखकर कहती है लुएन तो तुम यहाँ पर हो, मुझे नहीं पता था कि मेरी पुरानी स्कूलमेट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने सुना है तुमने किसी गरीब आदमी से शादी की थी, तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तुम घर पर रुकती? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी तुम्हें ये जॉब करनी पड़ रही है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हें देखकर। लिली वहाँ की डिश के बारे में भी बात करती है। जब लुएन कहती है कि तुम्हारी आंखें हैं ना, तुम्हें नजर तो आ रहा है ये सब कुछ बेचने के लिए है और हमारी ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। और तभी लिली कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे यहाँ की बॉस हो। तुम वेट्रेस हो तो वेट्रेस बन के रहो और अपनी बॉस को बुलाओ। और फिर अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और रिच है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि इसके सामने अच्छे से पेश आओ। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर वेट्रेस आ जाती है और वो लुएन को थैंक्स करते हुए कहती है कि मेरी जगह आप यहाँ पर रुकी उसके लिए थैंक यू। और लिली कहती है क्या मतलब, ये तुम्हारी बॉस है क्या? जिस पर लुएन कहती है क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं बॉस भी हो सकती हूँ? और मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर ब्लैक डक खाने के लिए आई हो, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रेसिपी खिलाती हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी स्कूल फ्रेंड रही हो और यहाँ पर तुम आई हो मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे तुम्हें ट्रीट तो देनी चाहिए ना। और तभी लिली कहती है कि क्या खिलाने वाली हो तुम? लुएन क्लोज का बैनर सामने करते हुए कहती है क्लोज डोर डिश, ये होटल बंद हो चुका है तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसके बाद वेट्रेस को कहती है चलो तुम्हारी भी आज छुट्टी हो गई, हम घर चलते हैं। लुएन लिली को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और तभी लिली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकती है और इसकी ब्लैक डक की रेसिपी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है कि सब इसके होटल में ही आते हैं। वो कोई सीक्रेट रेसिपी है तो हमें उसके बारे में जानना होगा। और तभी उसका हस्बैंड कहता है कि हम उसके बारे में कैसे जानेंगे? लिली कहती है ये खुद तो हमें बताएगी नहीं, तो हमें वो रेसिपी चोरी करनी पड़ेगी। और लिली का हस्बैंड कहता है कितना अच्छा आइडिया है और लिली उसे अपना सारा प्लान बताती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिली लुएन से मिलने के लिए जाती है और अपनी फेस पर उसने चोट के निशान बना रखे थे और रोते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा बुली करता है। लुएन उसे देखते हुए कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी थी ना। जिस पर लिली रोते हुए ना में सर हिलाते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, देखो वो कितना ज्यादा जिद्दी है, उसने मुझे कितना ज्यादा मारा है, प्लीज तुम मुझे अपने घर पर रुकने दे सकती हो? देखो वो मुझ पर कितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वो बहुत ज्यादा बुरा है। तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं आ रहा क्या? तुम चोटों के निशान देख सकती हो। लुएन जोश में आ जाती है और कहती है मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं औरतों पर जुल्म नहीं होने दे सकती हूँ। और तभी लिली उसे अपना फेस दिखाते हुए कहती है ये देखो मेरा फेस जख्मों से भरा पड़ा है, मैं तो इसे टच भी नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। और तभी लुएन कहती है कि ठीक है रो मत, और टिश्यू से उसका फेस साफ करते हुए कहती है कि तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। लिली खुश होते हुए कहती है क्या सच में? तो ठीक है मैं अंदर जाती हूँ। और हंसते हुए वो अंदर चली जाती है। लुएन तो उसकी हरकत पर हैरान ही रह गई थी, जिसके बाद वो टिश्यू को देखते हुए कहती है कि ये टिश्यू पर जख्म कैसे लग सकता है, कितना अजीब सा है ये। इतने में हान वहाँ पर आ जाता है और लुएन से कहता है कि ये लिली हमारे घर पर क्या कर रही है, मैं अभी इसको घर से बाहर निकालता हूँ। और लुएन कहती है फिक्र मत करो, वो मेरे साथ खेल खेलने के लिए आई है, लेकिन मैं उसके साथ खेल खेलने वाली हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा, बस बैठो और देखते जाओ। कुछ ही देर में हम लुएन को देखते हैं जो कि पोछा लेकर घर के अंदर जाती है और पोछा लगाने लगती है। और तभी लिली उसके पास आकर कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी ब्लैक डक का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए सभी लोग तुम्हारे होटल में ही आते हैं। मैंने अब तक वो तुम्हारे हाथ की नहीं खाई है, क्या वो डिश तुम बनाकर मुझे खिला सकती हो? जिस पर लुएन कहती है ओह तो ये है तुम्हारा प्लान, तुम मेरी रेसिपी यहाँ पर चुराने के लिए आई हो? और फिर सोचती है अभी बताती हूँ तुम्हें। और कहती है हाँ वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, देखो मुझे पोछा लगाना है, सारे कपड़े धोने हैं, ये सब करते हुए तो मुझे शाम ही हो जाएगी। और लिली खुश होते हुए कहती है कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैं कर देती हूँ, तुम बैठो मैं करती हूँ।
लुआन स्माइल करती है और फिर कहती है, अरे नहीं, तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो मेरे घर पर मेहमान बनकर आई हो ना। और लिली कहती है, नहीं नहीं, तुम बस ब्लैक डक बनाओ, ये सब मैं कर दूंगी। और देखो, तुमने तो मुझे अपने घर पर रखा है ना, तो मुझे तुम्हें फेवर तो देना चाहिए, मैं तुम पर कोई एहसान थोड़ी कर रही हूँ। और लुआन कहती है कि अच्छा ठीक है, तो ये सब फिर तुम ही करो, और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लिली कपड़े धोकर भी आ जाती है और कहती है, देखो मैंने सारा काम कर लिया। और लुआन कहती है, ओह तुमने कितना ज्यादा हार्डवर्क किया है। लिली कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब रेसिपी बनाए क्या। जिस पर लुआन कहती है, ओ मुझे अब याद आया, मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि मुझे पिग्स का एरिया साफ करना है, वहाँ तो बहुत ज्यादा स्मेल हो जाएगी, मैं अभी जाकर साफ करके आती हूँ। और लिली कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, तुम बैठो, मैं जाकर करती हूँ। लिली वहाँ से चली जाती है और लुआन कहती है, मेरे साथ चालाकियाँ करने आई बड़ी। जिसके बाद अपनी क्रीम उठाकर अपने फेस पर लगाने लगती है और हान उसके पास आकर बैठता है। और हान कहता है, अभी भी तुम्हें अपनी स्किन की फिक्र हो रही है और वो हमारी रेसिपी चुराने के लिए आई है, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है, उसे घर से निकालो। लुआन कहती है कि मैं अब बॉस हूँ, तो मेरा चेहरा तो अच्छा होना चाहिए ना, मुझे तो प्यारा दिखना चाहिए। और हान कहता है, तब तक वो रेसिपी चुरा कर ले जाएगी, मुझे लगता है तुम कुछ भी नहीं करोगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और हान जैसे ही खड़ा होता है तो लुआन उसको बैठने के लिए बोलती है और कहती है, वो रेसिपी चुराना चाहती है, तो चलो उसे रेसिपी चुराने देते हैं। कुछ ही देर में लिली वापस आती है और कहती है, मैंने वो सारा एरिया साफ कर दिया। और तभी लुआन कहती है, तुमसे कितनी स्मेल आ रही है। लिली कहती है, कोई बात नहीं, मुझे बताओ अब हम ब्लैक डक कब बना रहे हैं। लुआन कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई, मुझे तो आंट वैंग से मिलने के लिए जाना था, मैं अभी आती हूँ। और उठते हुए वहाँ से भाग जाती है। और लिली कहती है, तुमने मुझे पागल बनाया। वो हाथ मारकर वहाँ पर पड़े सभी कपड़े गिरा देती है जब उसे वहाँ पर एक पेज मिलता है जो कि ब्लैक डक की रेसिपी थी। उस फॉर्मूला को देखते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इतनी ज्यादा मेहनत तो की, लेकिन फाइनली मुझे ये रेसिपी मिल गई। अब देखना सब मेरे ही होटल में आएंगे और कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ लुआन। और अब शाम में लिली लुआन, हान और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है और सभी शाम में आ भी जाते हैं। और लिली की फ्रेंड कहती है कि आखिर तुमने डिनर पर हमें क्यों इनवाइट किया है, कोई स्पेशल बात है क्या। लिली कहती है कि यहाँ पर मैंने तुम सबको इनवाइट किया है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ। आज से अपने रेस्टोरेंट में मैं ब्लैक डक रेसिपी सेल करने वाली हूँ। लुआन कहती है, ओह तो मैं अब समझी, तुमने मेरी रेसिपी चुरा ली है। जिस पर लिली खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल, अभी तो सिर्फ एक रेसिपी चुराई है, तुम देखना मैं तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल बंद करवा दूंगी। मेरे पास जरा सा पैसा आने दो, इस रेसिपी की वजह से देखना मेरे कस्टमर कितने ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आज मेरा और मेरे हस्बैंड श्यांग का दिन है और देखना तुम हमारा मुंह देखती रह जाओगी। और लुआन कहती है, क्या तुम्हारी और मेरी रेसिपी बिल्कुल सेम होगी। जिस पर लिली कहती है, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आएगा, खुद अपनी आंखों से देख लेना। और कहती है, हस्बैंड वो रेसिपी लेकर आओ, हम इनको अभी टेस्ट करवाते हैं। और उसका हस्बैंड जैसे ही वो रेसिपी वहाँ पर लेकर आता है तो सब कहते हैं, इसके तो स्मेल ही इतनी ज्यादा बुरी है, ये कौन खाएगा। लिली कहती है, तुम लोगों ने इतनी अच्छी डिश कभी जिंदगी में देखी ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और महंगी डिश है, इसकी स्मेल कैसे बुरी हो सकती है, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और जल्दी से उठाकर उसका एक पीस खा लेती है, जिसके बाद अपने हस्बैंड को कहती है कि इसका पीस खाओ। और उसका हस्बैंड कहता है, इसकी स्मेल वाकई ही बुरी है, लेकिन लिली उसकी कोई बात नहीं सुनती है और जबरदस्ती उसे वो खिला देती है और उससे उसकी और उसके हस्बैंड की दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। लिली कहती है कि तुम्हारी रेसिपी में क्या था। जिस पर लुआन हंसते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर दिए थे और तो कुछ भी नहीं था। अब वो दोनों भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं जब लुआन चीखती है, हस्बैंड। और हान आकर रूम का दरवाजा बंद करके उन्हें बाहर जाने से रोक देता है। लिली कहती है, तुम ये क्या करने वाली हो। जिस पर लुआन कहती है, तुम दोनों बाहर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम दोनों ने मेरी रेसिपी चुराई थी, तो पुलिस आएगी और तुम दोनों को पकड़ कर ले जाएगी। अब लुआन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा पीछे हो जाती है क्योंकि उन्हें काफी स्मेल आने लगी थी और कहती है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है लिली। कुछ दिनों बाद हम लुआन को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रही थी और तभी उसे मिलिट्री मेडल मिलता है। भान उसके पास आता है जब लुआन कहती है कि हस्बैंड ये मेडल तुम्हारे पास कैसे है। और हान कहता है कि एक थोड़ी है। उसके बाद ड्रॉ खोलता है और उसे अपने सारे मेडल्स दिखाता है। लुआन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम सोल्जर हो।
हान हाँ में सही लाता है और कहता है मेरे फादर और उसके बाद उनके फादर वो सब भी सोल्जर ही थे। लुआन अभी इसी पर ही शॉक हुई थी कि तभी कोई डोर नॉक करता है और लुआन दरवाजा खोलने के लिए जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने श्याओ खड़ा था जो कि कहता है कि मैं स्क्वायर लीडर लीग का कॉमरेड हूँ। लुआन उसे जल्दी से घर के अंदर ले जाती है और अंदर जाकर वो बताता है कि वो हान का बहुत बड़ा फैन है। अब श्याओ कहता है कि मैं अपने सारे साथियों को लेकर आऊंगा आपकी शादी पर और आपकी शादी पर हम बहुत ज्यादा फन करेंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। लुआन उसे चाय देती है और उसके बाद सोफे पर बैठते हुए कहती है कि मैं और हान तो सिंपल सी वेडिंग करना चाहते हैं तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याओ कहता है कि इसमें मेहनत करने वाली कोई बात नहीं है। हान ने 2 दफा मेरी जान बचाई है, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए इतना तो कर सकूं। हान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है इसीलिए मैं भी उसके लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर हान कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी खुशी से ये सब कुछ करना चाहते हो तो तुम सारे कॉमरेड्स को ला सकते हो। परसों हमारी शादी है और उस पर तुम सबको ले आना और हम मिलकर एंजॉय करेंगे। जिस पर श्याओ कहता है ओके सर। श्याओ खड़ा हो जाता है सैल्यूट करने के लिए और तभी हान कहता है ठीक है बैठ जाओ और तभी श्याओ हंसते हुए दोबारा बैठ जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो हान और लुआन के लिए एक वेडिंग गिफ्ट खरीदने के लिए जाता है। जब वहाँ पर मिस्टर सन अपनी बेटी के साथ आ जाते हैं। मिस्टर सन जैसे ही श्याओ को देखते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसके लिए आप वेडिंग गिफ्ट खरीदने के लिए आए हैं। और तभी श्याओ कहता है कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसा वेडिंग गिफ्ट लूं जो कि उनको पसंद आ जाए, क्योंकि मैं उनको ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर सन अपनी बेटी वो को इशारा करते हैं तो वो समझते हुए कहती है कि मिस्टर श्याओ क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको अच्छा सा वेडिंग गिफ्ट रेकमेंड कर दूंगी और आप जिनको भी खुश करना चाहते हैं और ये गिफ्ट देना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। श्याओ ने थैंक यू करता है, वहाँ से चला जाता है और तभी वो कहती है कि फादर मेरे पास ही अच्छा मौका है, अगर मैंने श्याओ को खुश कर दिया तो शायद वो मुझसे शादी कर ले और मुझे प्रमोट भी कर दे और देखना जब मैं इतनी ज्यादा रिच बन जाऊंगी तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। और दूसरी तरफ हम लुआन को देखते हैं जो कि एक मार्केट में गई थी और वहाँ पर उसे एक प्रोडक्ट पसंद आता है जो कि कहती है कि मैं काफी टाइम से इसी को ही ढूंढ रही थी। वो भागते हुए उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाती है लेकिन वो भी वहाँ पर आ जाती है और उसी प्रोडक्ट पर हाथ रखती है। अब वो लुआन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम ये प्रोडक्ट कैसे खरीद सकती हो, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, मुझे देखो मैं एक बहुत ही अमीर इंसान से बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लुआन 100 युआन निकालती है और कहती है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और उसको देखते हुए वो जल्दी से अपने पास 200 युआन निकालते हुए कहती है कि मैं इसे डबल पैसे दूंगी। लुआन कहती है कि तुम 200 युआन अभी तो दे दोगी लेकिन तुम्हारी मंथ की सैलरी इतनी है, पूरा महीना तुम क्या खाओगी। वो कहती है कि ये मुझे मिस्टर श्याओ के लिए लेना है क्योंकि उन्हें किसी को वेडिंग गिफ्ट देना है और मुझे उनको खुश करना है। तुम मिस्टर श्याओ को नहीं जानती हो, वो बहुत ज्यादा रिच इंसान है और जब ये गिफ्ट मैं उनको दूंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेंगे। और लुआन को याद आता है, वो कहती है श्याओ ये तो वही है और फिर हंसते हुए कहती है कि ठीक है तुम ये लेकर जाना चाहती हो तो ठीक है तुम इसे ले जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लुआन को अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर वो कुकिंग करती है और अपनी सारी फ्रेंड्स को खाना शेयर करते हुए कहती है कि ये लो एंजॉय करो। जिसके बाद लुआन अपनी सारी फ्रेंड्स को क्रीम देते हुए उसके इफेक्टिवनेस के बारे में बताने लगती है। और नेक्स्ट डे हम श्याओ को देखते हैं जिसके साथ डायरेक्टर सन और वो भी थे। वो श्याओ के लिए वो सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे और तभी श्याओ कहता है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया उसके लिए थैंक यू सो मच, मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग कर दिया ना। जिस पर डायरेक्टर वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टर सन कहते हैं कि आप ये गिफ्ट कैसे अंदर लेकर जाएंगे, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ और इनको अंदर भी ले जाता हूँ। और वो के साथ वो अंदर इंटर कर जाते हैं। होटल के अंदर जाते ही वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं और कहते हैं लगता है किसी रिच इंसान की वेडिंग है, देखो कितने रिच लोग आए हैं यहाँ पर। और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ पर लुआन को देखते हुए कहती है कि ये तुमने आज रेड ड्रेस क्यों पहना है, क्या तुम ब्राइड की सारी लाइमलाइट चुराना चाहती हो। तुम्हें पता है अगर मिस्टर श्याओ को ये बात पता चल गई तो वो ऑफेंड हो जाएंगे और फिर धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इतने में हम देखते हैं कि हान वहाँ पर आता है, कहता है कि इसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी वाइफ को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाले। वो जैसे ही वहाँ पर हान को देखती है तो कहती है ये पिग फार्मर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी तुम श्याओ को ऑफेंड नहीं कर सकते हो। इतने में हम देखते हैं कि श्याओ भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मिस्टर हान को वो ऑफेंड करे, तुम मरना चाहती हो क्या। जिस पर वो और डायरेक्टर सन कहते हैं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और श्याओ जल्दी से आगे बढ़ते हुए हान और लुआन को उनका वेडिंग गिफ्ट देता है। वो तो ये देखकर शॉक ही रह जाती है और कहती है ये वेडिंग गिफ्ट ये तो मैंने लिया
लिया था श्याओ के लिए। और लुआन हंसते हुए कहती है कि वो जिस पर्सन की तुम बात कर रही थी ना, वो मेरा हस्बैंड था, तो ये गिफ्ट तुमने मेरे हस्बैंड के लिए ही लिया था। और वहीं पर वो को पता चलता है कि हान किसी कंपनी का हेड है और श्याओ बताता है कि हम सबकी कंपनीज को इसी ने ही बचाया है, वरना हम तो कब के डूब चुके होते। और इसके अलावा इसके पास इतने ज्यादा मिलिट्री मेडल्स हैं कि इसको रखने के लिए भी इसके पास जगह नहीं है। अब वो परेशान हो जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वो जल्दी से लुआन से अपोलोजाइज करती है, जिस पर लुआन कहती है कि मैंने तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की है, इसीलिए मेरी शादी से निकल जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और तभी श्याओ जल्दी से पैसे निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहता है ये तुम्हारे गिफ्ट के लाए हुए पैसे, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, इसीलिए निकलो यहाँ से, और ना ही तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। जिसके बाद उसके फादर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो भी वहीं से चली जाती है। और लुआन कहती है कि इसकी वजह से अपने मूड को खराब करने की जरूरत नहीं है, आज हमारी शादी है तो एंजॉय करो, जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। और सब फोटो लेते हैं और सब ग्रुप फोटो लेते हैं, जिसके बाद हान और लुआन अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।